हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के विजन आईएएस के इकोनॉमी के सेक्शन को। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमी की ऐसी टर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस वीडियो में समझेंगे। जो आप खुद से पढ़ेंगे तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टफ इज कम अप इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो प्रेफरेबली आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए 15 डेज के गैप में, क्योंकि पहली बार जब आप वीडियो देखेंगे सो यू वुड हैव दिस फीलिंग कि आपको सब समझ आ गया है, you've gotten everything। लेकिन जब आप थोड़े दिन बाद रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स फेड आउट होते हुए लगेंगे। सो इट इज गुड कि आप कम से कम 2 बार वीडियो को देखें 15 दिन के गैप के अंदर, सो दैट द थिंग्स गेट स्टक टू योर हेड। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप अगेन खुद से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कॉम्प्रिहेंड करने में। व्हाट इज कैश अकाउंटिंग सिस्टम, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का टैक्सेबिलिटी स्टेटस क्या है, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग की गाइडलाइंस क्या हैं जो सेबी ने निकाली हैं, प्रो सिक्लिकलिटी क्रेडिट रेटिंग की कैसे एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट करती है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में और इकोनॉमिक क्राइसिस का रीजन बन सकता है। व्हाट इज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, कौन कौन से एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का जो एक्सक्लूजन है, यानी कि कौन से प्रोजेक्ट्स को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फंड नहीं कर सकता, वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बहुत सारी चीजें समझेंगे in the easiest possible manner, but in case you find these videos helpful, because a lot of efforts go into making these videos, really a lot of efforts। तो अगर आप सच में इस if you value this work and you really benefit from it, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that। all right, तो पहले जो पहला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे म्यूनिसिपल फिनेंसिंग का। आपको शुरुआत में लगेगा कि ओके थिंग्स आर इजी, मे बी हम ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, पर कहीं कहीं बीच में ऐसी चीजें हैं जो अगर आप स्किप कर देंगे तो जो आपके खुद से समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ऑलराइट, तो आरबीआई ने रिलीज किया है एक रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल फिनेंसिंग। देखिए, पहली बात तो आप जानते हैं कि सबसे पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भारत में कहाँ बनी थी? 1688 में मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कुछ एडिशनल फैक्ट्स, कुछ बहुत बेसिक फैक्ट्स जो आपको पता ही होने चाहिए, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। यूपीएससी एक्सपेक्ट्स दीज बेसिक स्टफ जो आपको पता हो, ठीक है। तो मद्रास 1688 पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता में आए थे 1726 में। तो देखिए कितने साल बाद बॉम्बे और कलकत्ता में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आई थी। ओके, तो बेसिकली आरबीआई ने म्यूनिसिपल फिनेंसिंग के ऊपर रिपोर्ट रिलीज की है। दिस इज द फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ म्यूनिसिपल फिनेंसेस। 201 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को सर्वे किया गया है, स्टडी किया गया है सारी स्टेट्स के अक्रॉस, और फिर ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। और इस रिपोर्ट ने कुछ बहुत इनोवेटिव वेज भी सजेस्ट किए हैं कि कैसे हम फिनेंशियल कैपेसिटी म्यूनिसिपैलिटीज की स्ट्रेंथन कर सकते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप जीएस मेंस के पेपर उठा के देखेंगे तो आप उसमें एक चीज बहुत बार पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है, दैट द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ इंडिया लैक फंड्स, फंक्शनरीज एंड फंक्शंस, है ना, ये बहुत बार आता है। तो हम यहाँ पे फंड्स वाला और फंक्शनरीज जो है, फंक्शनैलिटीज, वो वाले 2 सेक्शंस आज डिस्कस करने वाले हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से, ठीक है। तो फिनेंसिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो दिक्कतें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फिनेंसिंग में, दे लैक इन फिनेंसिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वो ही कहीं कहीं यहाँ पे भी है। लेकिन उसके एडिशनली भी देखिए, सबसे बड़ी बात है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, सबसे बुरी बात तो ये है कि पंचायती राज को जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं भी मिला था, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं भी आया था, उससे पहले भी एटलीस्ट संविधान में उसका एक मेंशन तो था। डीपीएसपी में कहीं ना कहीं आर्टिकल 40 जो है, इट टॉक्ड अबाउट पंचायती राज, क्योंकि जो हमारे जो डीपीएसपीज हैं उसमें हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में एक विजन आपको नेहरूवियन दिखेगा, एक गांधीयन दिखेगा, है ना। तो जो गांधीयन वाला इम्पैक्ट आया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो उसमें आप कहीं कहीं लिकर को बैन करने के लिए, है ना, तो ये सब कुछ, तो उसका एक पार्ट ये भी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो एटलीस्ट जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसका मेंशन तो था संविधान में, लेकिन
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अर्बन लोकल बॉडीज को कोई मेंशन नहीं था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि शायद इसको इतना कंसिडर ही नहीं किया गया। ओके, और बहुत निग्लेक्ट किया गया है अर्बन लोकल बॉडीज को एक बहुत लंबे समय तक। तो अब ऐसा है कि अर्बन लोकल बॉडीज पे क्वेश्चंस बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बेंगलुरु में इस बार जब अब कर्नाटका में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो बेंगलुरु में किस तरह से हमने फ्लड्स देखी थी, कैसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का बेंगलुरु को, लेकिन कैसे कर्नाटका में जो अर्बन लोकल गवर्नेंस के इलेक्शंस ही नहीं हुए हैं अभी तक, कितना निग्लेक्ट देखा गया है। तो इसीलिए इट इज सो मच इनटू द पब्लिक, इन द पब्लिक डोमेन बहुत बात हो रही है निग्लेक्ट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की। फिर साथ ही में आप जानते हैं कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, कि अभी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा है ना, आप देख रहे हैं कि कैसे। सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में आप प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए अपने कंटेंट को, इसीलिए दिस रिपोर्ट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, अबाउट द फिनेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जैसे हमने देखा 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 12th शेड्यूल को इंसर्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज को एज द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। पहला टियर आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा टियर आप जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा टियर बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, जिसमें सब पार्ट्स हैं दो, एक रूरल लोकल बॉडी यानी कि पंचायत, और दूसरा अर्बन लोकल बॉडी यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो देखिए ये जो एक्ट है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने 18 फंक्शंस को बेसिकली लिस्ट किया हुआ है। 18 फंक्शंस की लिस्ट है जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स में असाइन, आई से द वर्ड में, मतलब मैंडेटरी नहीं है। इन 18 फंक्शंस में से जो भी उनको सही लगे स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो एक लॉ के माध्यम से अर्बन लोकल बॉडीज को डिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हर स्टेट पे डिपेंड करता है, हर स्टेट का अपना म्यूनिसिपल लॉ है, हर स्टेट ने कुछ फंक्शंस डिवॉल्व किए हुए हैं, कहीं नहीं किए हुए। तो ये बेसिकली जब आप वो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि जो लोकल बॉडीज हैं वो फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनैलिटीज में लैक करते हैं, तो फंक्शंस तो है ही ना, जब स्टेट गवर्नमेंट की विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शंस डिवॉल्व करना चाहते हैं, कौन सा नहीं। कि अच्छा, हमने आपको 18 फंक्शंस में से रोड्स एंड ब्रिजेस एक फंक्शन है, सैनिटेशन एक फंक्शन है, टाउन प्लानिंग एक फंक्शन है ना। तो आप सपोज कीजिए कि वो तो एक स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो टाउन प्लानिंग देना भी चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, है ना, अर्बन लोकल बॉडी को। वो फायर सर्विसेज देना भी चाहते हैं, नहीं देना चाहते, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन देना भी चाहते हैं कि नहीं, स्लम इंप्रूवमेंट देना भी चाहते हैं। तो इट डिपेंड्स। अगर इस तरह की स्टेटमेंट प्रीलिम्स में भी आती है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, या जिन फंक्शंस में उनके पास ऑटोनॉमी होती है, सेल्फ गवर्नेंस होती है, वो वेरी करते हैं अक्रॉस द स्टेट्स, एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कौन से फंक्शंस डिवॉल्व करते हैं। ओके, हाउएवर द अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग। अब देखिए, आपने 18 फंक्शंस लिख दिए कि ये आप अर्बन लोकल बॉडी को दे सकते हैं, पर आप ये भी तो बताइए कि फिनेंस लिस्ट, इन तरह के फंक्शंस के लिए फिनेंस कहाँ से आएगा, उसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं है। तो ये कंप्लीटली अगेन स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, वो किस चीज़ के लिए फिनेंस देना चाहते हैं, कितना फिनेंस देना चाहते हैं। तो म्यूनिसिपल फिनेंसेस एक्चुअली वेरी वाइडली अक्रॉस द स्टेट्स, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे भारत में। ओके, तो ये चीज अगर हम देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरव्यू ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंस इन इंडिया, द कंबाइंड बजट साइज ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अगर हम भारत की सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का बजट कंबाइन कर दें, तब भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बजट से वो कम ही आएंगी, इंडिविजुअली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बजट से। तो इस तरह का आप कह सकते हैं डिसमल स्टेट है म्यूनिसिपल फाइनेंस की। ओके, देयर वाज नो डिस्टिंक्ट राइज इन ओवरऑल म्यूनिसिपल रेवेन्यू। अब देखिए वही चीज जो 1946-47 के टाइम पे म्यूनिसिपल रेवेन्यू हुआ करता था, ऑलमोस्ट उतना ही है आज भी, उतना अनचेंज्ड ही है। तो वही ना, अब आप देखिए इसमें बहुत पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, क्योंकि इतना निग्लेक्ट हुआ है आज तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, क्योंकि सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, अब ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, एंड यू शुडंट शाई अवे फ्रॉम डिस्कसिंग इट, है ना। तो क्योंकि जब जितने सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो आ ही किसी ना किसी रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से रहे हैं, और जब आपको बेसिकली
अगर कोई एक अर्बन एरिया से निकलता है पॉलिटिशियन, और काफ़ी दिक्कत होती है उसको, क्योंकि फिर बाकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं फिर उसको बाबू टर्म कर देती हैं, अर्बन बाबू, सूट बूट में रहने वाले हैं, ऑल ऑफ दैट, इस तरह की बातें होती हैं। तो जब भारत को, भारतीयों को अपील ही जब एक रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में से निकला एक आदमी कर सकता है, एक पॉलिटिशियन कर सकता है, तो वही सारे जो पॉलिटिशियंस आए रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, तो उनको उन पे ध्यान दिया गया। पॉलिटिकल जो बेसिकली फोकस था वो भी पंचायती राज पे हुआ। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज में आप देख सकते हैं कि काफी हद तक अपलिफ्टमेंट हुई, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आज तक निग्लेक्टेड ही रहा है। तो वही ना, जब 1947 में जितना रेवेन्यू था आज भी उतना ही रेवेन्यू जनरेशन है। तो आप खुद सोच सकते हैं, द कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल रेवेन्यू इन इंडिया हैज चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर टाइम विद इंक्रीज रिलायंस ऑन ट्रांसफर्स। लेकिन हाँ, एक चीज हुई है चेंज 1946-47 से। पहले क्या हुआ करता था, यानी कि उनके रेवेन्यू का बहुत सारे सोर्सेज हैं, राइट, म्यूनिसिपल रेवेन्यू के भी। एक तो खुद के सोर्सेज होते हैं, ओन रेवेन्यू, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स आप ले रहे हैं, लैंड टैक्स ले रहे हैं, ये ओन रेवेन्यू है। बाकी ट्रांसफर्स होते हैं जो फिनेंस कमीशन ऑफ इंडिया करेगी, जो ट्रांसफर्स या ग्रांट्स देते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट जो देती हैं ग्रांट्स इन इट, तो उस पर डिपेंड हो गए हैं। तो ज्यादा रिलायंस ओन रेवेन्यू के बजाय, जब ओन रेवेन्यू होता है तो उसमें एक फ्रीडम होती है, उसको आप कैसे भी, आपने लिया है, टैक्स कलेक्ट किया है, आप लोकल गवर्नमेंट है, आप कैसे भी उसको, जो भी आपको पता है कि आपकी जगह की प्रायोरिटी क्या है, तो आप उस पर लगा सकते हैं। लेकिन जब ट्रांसफर्स आते हैं तो वो टाइड होते हैं, मोस्टली टाइड होते हैं, कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांसफर आया तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, या क्लीन एनर्जी के लिए, या फिर आप किसी इस तरह की चीज के लिए कि सैनिटेशन में ही लगाना है, इसीलिए हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। सरकार तो ऐसे ही करती है ना मोस्टली। तो फिर ये दिक्कत आ जाती है, उनकी ऑटोनॉमी तो खत्म ही होगी ना, तो वो सेल्फ गवर्नेंस बचा ही नहीं। वो सेल्फ गवर्नेंस अपने में वर्ड ही आयरॉनिकल है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओवरऑल बोरोइंग बाय द एमसीज इज मिनिस्क्यूल, लेस देन 0.5%। तो वही बोरोइंग भी बहुत कम है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज लिखी है, एंड बॉन्ड इशुएंसेस इज नेग्लिजिबल। अभी देखिए हम डिस्कस करेंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी क्या होते हैं, उनका टैक्सेबिलिटी स्टेटस क्या है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज पे इतनी सारी बातें चल रही हैं। तो अगेन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में भी आपको पता ही होना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, नीड फॉर रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज को डिस्कस करने से पहले, कि हमें क्यों चाहिए अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि अभी हमने ओन रेवेन्यू की बात की, तो अब बेसिकली जो इनका अर्बन लोकल बॉडीज का ओन रेवेन्यू है वो 50% से भी कम है। तो अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आती है दैट इट इज लेस देन हाफ ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू, देन दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि केवल सारे रेवेन्यू का केवल 47% है वो इनके ओन रेवेन्यू सेक्शन में से आता है, ओके। तो अगर हम इस ओन रेवेन्यू में भी देखें, ओके, तो इस ओन रेवेन्यू में भी टैक्स रेवेन्यू वाला जो कंपोनेंट है वो डोमिनेट करता है। 30%, अराउंड 29 to 30% है वो टैक्स रेवेन्यू आता है। तो नॉन टैक्स भी तो एक होता है ना, नॉन टैक्स इन द सेंस कोई मेला लगाया उसका फीस है ना, कोई एंट्री लेवल फीस, कोई अम्यूजमेंट लेवल फीस है ना, तो ये जो छोटी मोटी पार्किंग फीस, ये सारी नॉन टैक्स रेवेन्यू होती हैं। तो ओन रेवेन्यू में से जो टैक्स रेवेन्यू है वो मेजोरिटी है, ओके। तो ये चीज, और टैक्स रेवेन्यू में से भी जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, ऑल्दो वो 1% से भी कम है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके। एग्जाम्पल्स, ओके। अर्बनाइजेशन देखिए साफ सीधी बात है, जब हमारा सेंसस 2011 का डेटा ये कहता है कि 31.1% पॉपुलेशन हमारे पूरे भारत की वो अर्बन एरियाज में रहती है। WHO की रिपोर्ट ये कहती है आने वाले समय में 45% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है आने वाले कुछ ही समय में 2030 तक जो भारतीय पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहेगी। और साथ ही में जब अर्बनाइजेशन इतनी बढ़ रही है, जब आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी ही यहाँ पे ज़्यादा है, आपके जीडीपी सबसे ज़्यादा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो सरकार का अर्बन एरिया से हो रहा है, तो फिर इसको निग्लेक्ट क्यों? मतलब आप रेवेन्यू यहाँ से ले लेकिन उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करना, तो ये भी तो गलत है। तो इसीलिए इफ अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट नेग्लेक्ट म्युनिसिपैलिटीज। Essential services, civic infrastructure and services in most cities and towns are grossly inadequate even for the existing population.
तो वही चीज़ लिखी है कि इसेंशियल सर्विसेज बहुत ज़रूरी है और अच्छी म्यूनिसिपैलिटीज़ होंगी तो म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास वही है ना। अब एसेंशियल सर्विस ही है ना अच्छी सैनिटेशन, एसेंशियल सर्विस है रोड और ब्रिज का मेंटेनेंस देखना। तो इन चीज़ों को भी आप सही से प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी तो एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज की उनके लिए इनफ नहीं है, बाकी और अर्बनाइजेशन होता रहेगा जो रूरल एरिया से यहाँ पे माइग्रेट होकर आते रहेंगे तो उनको कहाँ से केटर करेंगे, इतने को तो आप सेटिस्फाई कर नहीं पा रहे। फिनेंशियल ऑटोनॉमी, अनड्यू डिपेंड, वही चीज ट्रांसफर्स इतने ज्यादा है, ट्रांसफर्स पे डिपेंडेंस इतना ज्यादा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कि फिनेंशियल ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं आप खो देते हैं। जब ओन रेवेन्यू है ही बहुत कम, है ना, तो 50% से कम आपका ओन रेवेन्यू आ रहा है तो फिर वही फिनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, inadequate financing renders municipalities unable to adopt innovative and appropriate technologies for waste treatment। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बिल्कुल हैं, bioremedial technology of waste treatment and all of that, phytorid technology of liquid waste treatment, पर उसके लिए पैसा चाहिए होता है ना, उसके लिए पैसा चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को के लिए भी पैसा चाहिए। जब भारतीय सरकार ये कहती है ग्लासगो की समिट में कि हमें बेसिकली फंडिंग चाहिए डेवलप्ड नेशन से, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने ट्रिलियन हमें रुपए चाहिए होंगे खुद को मिटिगेशन पे लगाने के लिए, अडेप्टेशन में लगाने के लिए, ताकि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकें, तो वो आप हमें दो। तो वैसे ही अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सिटीज हैं वो सस्टेनेबली डेवलप करें तो उनको भी तो पैसे चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे। तो ये एक बेसिकली इसका कंपोनेंट है। रीजंस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों है वीक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ म्यूनिसिपैलिटीज की। सबसे पहली बात तो डेटा गैप है कि मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास कि क्या है फिजिकल पोजीशन अर्बन लोकल बॉडीज की, तो डेटा इज कैंटी ओनली। ओके, मोस्ट क्यों है यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। मोस्ट म्यूनिसिपैलिटीज इन इंडिया डू नॉट हैव बैलेंस शीट्स इन पब्लिक डोमेन। पहली बात तो उनकी बैलेंस शीट ही पब्लिक डोमेन में नहीं है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, क्या एसेट, क्या लायबिलिटी, हमें पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। Many of them continue to follow cash accounting system, और कैश अकाउंटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करता है हमारे लिए कि हम उनकी सही मात्रा में एक्यूरेटली उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को जज कर सके। कैश अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। कैश अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आप सपोज कीजिए कि आपने एक फर्नीचर खरीदा, आपने एक सोफा खरीदा, ओके, और आपने उसको 500 रुपए में खरीदा, और लेकिन आपने बोला कि मैं आपको 1 महीने बाद पैसा दूंगा 500 रुपए, लेकिन आप मुझे डिलीवर अभी कर दो। दुकान वाला अच्छा था, उसने आपको सोफा आज ही डिलीवर कर दिया। आज मई का महीना चल रहा है, ठीक है, और आपने बोला कि मैं जून में दूंगा, तो आपके पास सोफा तो आ गया है ना, वो एसेट आ तो गया, और आपके पास से 500 रुपए लेकिन अभी गए नहीं है। तो यानी कि लेकिन जब आप जून में आपने कहा है, तो जून में ही आपने बेसिकली उसको 500 रुपए दिया। तो कैश अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से बेसिकली क्या होता है कि जून में जाके आप अपने बुक लिस्ट में, बुक में लिखेंगे, बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग मेथड में लिखेंगे कि इतना पैसा बेसिकली मेरे पास से गया है, दिस हैज बीन क्रेडिटेड। ओके, तो बेसिकली अब आप यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी से क्या लिंक है, आप सपोज कीजिए कि एक रोड की मेंटेनेंस पे कोई पैसा लगना है, ठीक है, वो मेंटेनेंस हो गई है, रोड की हो चल रही है, ठीक है, तो हिसाब से तो उसका आज ही अकाउंट होना चाहिए ना कि आपका ये पैसा यहाँ से जाने वाला है। जो आपके पास पड़ा है वो आपकी अच्छी फिनेंशियल पोजीशन को नहीं दिखाता, एक्चुअली ये कहीं किसी और जगह का रिसीवेबल है, ये किसी और जगह पे देना ड्यू है, तो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही दिखाता ही नहीं है। देंगे आप अगले महीने, 2 महीने बाद, जब भी देंगे, लेकिन सड़क तो बन रही है ना, वो पैसा आपका नहीं है अब, क्योंकि आपको उसको पे करना है किसी को। तो अगर मैं उसको भी, तो फिर मैं कह दूंगी कि मैंने ओवर एस्टिमेट कर लिया आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, इसीलिए काफी प्रॉब्लमेटिक है। ओके, म्यूनिसिपल लॉज डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड। तो इसीलिए बेसिकली क्या है कि किसी और स्टेट का कोई और म्यूनिसिपल लॉ है, किसी और स्टेट का कोई और, तो कोई यूनिफॉर्म अकाउंटिंग मेथड तो है नहीं, तो हम इन दोनों स्टेट के अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज को कंपेयर कैसे करें, है ना, तो इट बिकम्स इनकम्पेरेबल। हम कैसे कंपेयर करें, तो डेटा सबसे बड़ा दिक्कत है, ठीक है। लीगल हर्डल्स, म्यूनिसिपैलिटीज, ओके, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया रिक्वायर्ड बाय लॉ टू मेंटेन अ बैलेंस और सरप्लस बजट। अब देखिए ये है कि आप बोरो नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, बॉन्ड्स इशू करना, और इतना लीवे नहीं है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास। क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है सरकार द्वारा कि आप हमेशा सरप्लस में रहें,
ठीक है, कोई लायबिलिटी आपके ऊपर होनी नहीं चाहिए, जितना आपको ट्रांसफर मिल रहा है या फिर जितना आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उतने में ही कर लीजिए जो करना है, तो फिर कहाँ से डेवलपमेंट होगी, है ना। तो अगर आप कुछ इनोवेटिव सोच रहे हैं उसके लिए डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए ना, यू विल हैव टू बोरो। सरकारें भी तो ऐसी चलती हैं, तो फिर लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं चल सकती। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे रिलेटेड भी वैसे हम देखेंगे कि हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हम इतनी वो भी नहीं दे सकते छूट के वो बोरो कर ले, हम देखेंगे, बट डू नॉट वरी। टैक्स रिजीम, तो अभी हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि हम क्यों बेसिकली वीक फिनेंशियल पोजीशन है म्यूनिसिपैलिटीज की। पहला डेटा गैप है, दूसरा लीगल हर्डल्स है, तीसरा टैक्स रिजीम है। मैं इससे मतलब थोड़ा सा अग्री नहीं करती कि बहुत सारे जो म्यूनिसिपल बॉडीज के टैक्स रेवेन्यू था वो जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है, सारा नहीं भी हुआ। क्योंकि जैसे अगर एंट्री लेवल जो टैक्स था जो लोकल बॉडीज लेती हैं वो आज भी जीएसटी में नहीं है, वो लोकल बॉडीज ही लेती हैं। अगर कोई एंटरटेनमेंट टैक्स है जो लोकल बॉडीज कलेक्ट करती हैं, तो आज भी लोकल बॉडीज ही कलेक्ट करती हैं। अगर कोई एडवर्टीजमेंट टैक्स है होर्डिंग वगैरह का जो लोकल बॉडीज कलेक्ट करती थी, वो आज भी वही कलेक्ट करती हैं, जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुआ है। तो मैं आपको कहूंगी कि ये पॉइंट आप मत लिखिए, है थोड़ा बहुत, आई अग्री टू इट, बट स्टिल not very relevant. State Finance Commission, state governments have not set up state finance commissions in a regular and timely. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिनेंस कमीशन होती है, फिनेंस कमीशन आप जानते हैं आर्टिकल 280 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हर 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स एक फिनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो वैसे स्टेट फिनेंस कमीशन होता है। ओके, तो स्टेट फिनेंस कमीशन को भी 5 साल के अंदर अंदर बेसिकली इस्टेब्लिश करना होता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट से इस्टेब्लिश ही नहीं करते हो स्टेट फिनेंस कमीशन। तो स्टेट फिनेंस कमीशन है तो बेसिकली सजेस्ट करेंगे कि हमारी स्टेट की ये बेसिकली प्रायोरिटीज हैं, वो सजेस्ट करेगी फिनेंस कमीशन को। लेकिन स्टेट फिनेंस कमीशन तो स्ट्रेंथन तो क्या, एस्टेब्लिश ही नहीं है बहुत सारे स्टेट्स में। तो ये बेसिकली बहुत बड़ी दिक्कत है। तो वीक फाइनेंशियल पोजीशन तो होगी ही। बॉन्ड मार्केट एट नेसेंट स्टेज, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम अब डिस्कस करेंगे। ओके, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद। ओके, कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का बेसिकली कुछ फैक्ट जो आपको पता होनी चाहिए, कि जो बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी उसने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पहली बार फ्लोट किए थे भारत में 1997 में। ठीक है, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पहली बारी बेंगलुरु की म्यूनिसिपल, देखिए अभी मैं आपको बेंगलुरु का एग्जाम्पल दे रही थी, बट तभी सबसे बुरी हालत में भी बेंगलुरु की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही हम कह सकते हैं। तो 1997 में सबसे पहले जो म्यूनिसिपल बॉन्ड इन्होंने, फिर इसके बाद अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1998 में। तो कहीं लोग क्या है कि कहीं स्टेटमेंट्स ऐसी आती है ना जो उसमें अहमदाबाद लिख देंगे, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्लोटेड द फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इन इंडिया 1998, है ना। तो फिर आप उसको सही मार्क कर देंगे, क्योंकि अगर आप चीजें ढंग से सुनेंगे नहीं, 2-3 बारी पढ़ेंगे नहीं, तो आपको लगेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना रेजोल्यूशन नहीं होता, नहीं दिमाग का इतना रेजोल्यूशन ही नहीं है कि वहां पे जाके आप इतना जज कर पाएंगे ना प्रीलिम्स पे, इतने प्रेशर में वो भी, तो आप गलत करके आ सकते हैं। तो इसीलिए बेंगलुरु ने पहले किया था और अहमदाबाद ने बाद में किया था। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, तो देखिए बॉन्ड क्या होता है। अब बॉन्ड तो आपको पता ही होगा कि बॉन्ड में अगर मैंने बॉन्ड इशू किया तो यहाँ पे इशूअर जो है वो एक्चुअली बोरोवर होता है। ठीक है, मैंने बॉन्ड इशू किया तो आपको मैंने बॉन्ड बेचा, ठीक है, तो उस बॉन्ड पे उसकी फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल लिखी हुई है, जितना मैंने पैसा बोरो करना है 1000 रुपए, ठीक है, तो आपने मुझे 1000 रुपए दिया, तो जिसने बॉन्ड खरीदा है वो एक्चुअल में लेंडर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लेंडर हैं। तो जो बॉन्ड मेरे को मिला है बेसिकली जो 1000 रुपये मुझे मिला है, मैं उसे किसी अपने म्यूनिसिपल एरिया के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगा सकती हूँ या किसी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगा सकती हूँ। ठीक है, तो यूजुअली ना म्यूनिसिपल बॉन्ड्स तो वैसे बहुत तरीके के होते हैं, पर म्यूनिसिपल बॉन्ड का एक तरीका होता है रेवेन्यू बॉन्ड्स। रेवेन्यू बॉन्ड्स बहुत यूजुअली हम पढ़ते हैं। तो अगर प्रेलिम्स में रेवेन्यू बॉन्ड लिखा है और उसकी नीचे डेफिनेशंस दी हो या उसकी फंक्शनैलिटी दी हो कि क्या होते हैं रेवेन्यू बॉन्ड्स, तो आपको पता होनी चाहिए कि रेवेन्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं। कि आपने बॉन्ड्स इशू किए, म्यूनिसिपल बॉडी ने बॉन्ड्स इशू किए और उससे जो भी पैसा आया जो उन्होंने बोरो किया वो उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में लगा दिया। उन्होंने एक डैम बना दिया एग्जाम्पल, ठीक है, डैम नहीं चलिए, छोड़े, कुछ छोटा कोई प्रोजेक्ट बना दिया। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट तो बना दिया, अब वो पैसे वापस कैसे करेगी म्यूनिसिपल बॉडी ने, अब कोई कंपनी तो है नहीं है कि प्रॉफिट आएगा। तो बेसिकली क्या करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बेसिकली जो रेवेन्यू जनरेट होंगे,
है ना, इस प्रोजेक्ट से, वो उसको यूज करके जो बॉन्ड के इन्वेस्टर थे उसको पे आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है रेवेन्यू बॉन्ड का, जो रेवेन्यू आएगा उससे आपको पेमेंट मिलेगी आपकी वापस। तो ये रेवेन्यू बॉन्ड होता है, म्यूनिसिपल बॉन्ड का एक कैटेगरी है ये। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपको टैक्सेबिलिटी स्टेटस का बता रही थी, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो आप कह सकते हैं कि टैक्स फ्री स्टेटस ही होता है उनका भारत में। पर ऑफ कोर्स इसमें भी एक कंडीशनैलिटी है कि आप जो सेबी के रूल्स हैं प्रॉपर उनको अधेयर करें, है ना। और इंटरेस्ट रेट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन हाउ द मार्केट्स फेयर, कैसे मार्केट्स उस समय होंगी। तो वैसे तो यूजुअली ये होता है कि दे एंजॉय टैक्स फ्री स्टेटस ओनली। ओके देन, ओके, इनिशिएटिव्स फॉर इम्प्रूविंग, कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं फिनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। म्यूनिसिपैलिटीज़ की 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है कि 4.36 लाख करोड़ ग्रांट्स के रूप में लोकल गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा 2021-22 से 2025-26 तक। ठीक है, तो ये चीज़ ये अभी तक मतलब एक बहुत बोल्ड स्टेप है, क्योंकि इतना बड़ा आप कह सकते हैं एलोकेशन पहली बार ही हुआ ऑलमोस्ट। तो चलिए ठीक है, फिनेंस कमीशन का एक आप लिख देंगे। दूसरा, क्रेडिट रेटिंग ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन द रिफॉर्म एजेंडा और स्मार्ट सिटीज एंड अमरूद प्रोग्राम। तो देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे इस जगह क्या मतलब है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब है म्यूनिसिपल बॉडीज का क्रेडिट रेटिंग करने का मतलब है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करती है अमरूद के तहत या स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। तो इसमें से 500 सिटीज होती हैं, है ना, अमरूद में 500 सिटीज हैं, स्मार्ट सिटीज में भी। तो 500 सिटीज में से सबका असेसमेंट किया गया। ठीक है, असेसमेंट किया गया, सबकी फिनेंशियल हेल्थ चेक की गई। ओके, तो फिर उसमें से 500 में से 94 सिटीज ऐसी थी जिनको क्रेडिट रेटिंग असाइन की गई। क्रेडिट रेटिंग, ये 94 सिटीज जिनको क्रेडिट रेटिंग असाइन की गई हैं, बेसिकली कि ये जो आप हो 94 सिटीज, आप एलिजिबल हो कि आप म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को इशू कर सकते हो बोरो करने के लिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं 500 अमरूद सिटीज में से केवल 94 सिटीज ऐसी हैं जो इस स्थिति में है कि वो बॉन्ड्स इशू कर सकें, बोरो कर सकें और फिर उसको डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए लगा सके। ठीक है, तो ये भी खैर जब वेंकैया नायडू जी जब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको लगा था कि इससे भी बुरी स्थिति होगी, पर ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन से चली फिर भी थोड़ा सही था। ओके, तो ये बेसिकली 94 सिटीज, तो ये बताता है कि कितनी अनटैप्ड पोटेंशियल है अभी हमारे बेसिकली इस तरह के बॉन्ड्स में। तो ये चीज़ बेसिकली हमें यहाँ से पता चलती है। साथ ही में वीक फिनेंशियल स्टेटस इसलिए है क्योंकि इनएफिशिएंट प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, प्रॉपर्टी टैक्स उनका टैक्स रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी एलिमेंट है, पर ये भी बहुत कम है। ठीक है, गैप इन एलोकेशन एंड ट्रांसफर ग्रांट। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि जितना एलोकेट कर दिया फिनेंस कमीशन ने फॉर एग्जांपल या स्टेट गवर्नमेंट ने, वो कह तो देते हैं पेपर पे या बड़ी बड़ी रिपोर्टें तो आ जाती हैं, पर उतना डिवॉल्व होता नहीं है एक्चुअल में। ओके, तो ये चीज़ बेसिकली 15% अराउंड तक का गैप आ जाता है। स्टेप्स नीडेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। तो क्या स्टेप्स लें, हमने तो बहुत कुछ देख लिया, वीकेंड है। ओके, देन व्हाट आर द स्टेप्स नीडेड? टैपिंग कैपिटल मार्केट। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप इसमें जब भी ये पॉइंट लिखें तो आप चाइना का एग्जाम्पल जरूर लिखें। ठीक है, कि अर्बन लोकल बॉडीज इशू करनी चाहिए उनको म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ओके, वो एक एस्क्रो अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। एस्क्रो अकाउंट आप जानते हैं, एक थर्ड पार्टी है ना, कि बेसिकली थर्ड पार्टी होती है, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है जिसमें जैसे हम यहाँ पे देखें चाइना का लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल जो है इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी दैट सेल्स बॉन्ड्स इन द बॉन्ड मार्केट्स फॉर फाइनेंसिंग अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड अदर लोकल। तो क्या होता है कि ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसको बनाया इसीलिए गया है कि ये म्यूनिसिपल बॉडीज के लिए बॉन्ड्स को इशू करेगा उनके बिहाफ पे। तो बॉन्ड्स को इशू किया, तो जो भी इन्होंने बोरो यहाँ से पैसा मिला बोरो किया, वो इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए आया और इसने वापस दे दिया आप कह सकते हैं म्यूनिसिपैलिटीज को, तो फिर वो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है सॉर्ट ऑफ, इनकी भी क्रेडिबिलिटी होती है, इनका इस लेवल का दर्जा होता है कि लोग इनसे खरीद लेते हैं बॉन्ड्स, तो थोड़ा सा यहाँ पे लीवे मिल जाता है। सो टैपिंग कैपिटल मार्केट, पूल्ड फाइनेंसिंग। तो देखिए अभी क्या है कि बहुत सारी ना छोटी छोटी सी लोकल बॉडीज हैं जो शायद इस स्थिति में भी नहीं है कि वो एक म्यूनिसिपल बॉन्ड को इशू कर सके, तो और उनका जो इनिशियल कॉस्ट है बॉन्ड इशुएंस का वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो कहीं ऐसे म्यूनिसिपैलिटीज हैं, दे कैन कम टुगेदर, मे बी 2 or 3 of them, and they can in a pooled manner issue bonds to borrow money from the market। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है।
लैंड बेस्ड फिनेंसिंग, मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ना बहुत सारा ऐसा वेकेंट लैंड पड़ा हुआ है, तो वेकेंट लैंड पे टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, तो वहां से पैसा आ सकता है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ स्टैंप ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती हैं, उनका लोकल गवर्नमेंट के साथ कुछ कुछ शेयर करना। ठीक है, तो ये सारी डेवलपमेंट इम्पैक्ट फीस, यानी कि जो आपने डेवलप किया है वो अगर एनवायरमेंट को गंदा इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो भी उसकी फीस, बेसिकली लैंड मोनेटाइजेशन, ये एक मुझे लगता है कि रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग, डेटा को पहली बात तो स्टैंडर्डाइज कीजिए, जो भी बेसिकली यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो फिर हम कंपेयर कैसे करें कि कौन सी बॉडी सही नहीं है फिनेंशियली, कौन सी सही है। ये तो बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। डिजिटलाइजेशन, पोटेंशियल ऑफ अ वेब बेस्ड ई गवर्नेंस सिस्टम नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड एज इट कैन बी इंटरेक्टिव एंड एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चीज़ में जब हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये भी होना चाहिए। ओके, तो वी आर डन विद द फर्स्ट टॉपिक। नाउ सेकंड टॉपिक इज रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमिटी ऑन स्वामित्व स्कीम। देखिए, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी बाकी वीडियोस को, जितनी भी पॉलिटी और गवर्नेंस की और इकोनॉमी की वीडियोस हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने एक पॉलिटी और गवर्नेंस की वीडियो में मैपिंग और लैंड डिजिटलाइजेशन ये सब कुछ पढ़ा था। कार्टल मैप्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि उस पॉलिटी और गवर्नेंस की वीडियो के कॉन्सोनेंट्स में, उसके इंटरजंक्शन में आप इस आर्टिकल को सुनिएगा, इस पर्टिकुलर डिस्कशन को सुनिएगा, दोनों को साथ पढ़िए। ओके, तो हम देखते हैं बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, report of expert committee on Swamitva scheme was released released during the national conference on Swamitva scheme and rural planning by Ministry of पंचायती राज। तो पंचायती राज की मिनिस्ट्री द्वारा ये बेसिकली रिपोर्ट आई है। पहली बात तो स्वामित्व स्कीम है क्या? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो बेसिकली क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल, जब मैंने बोल दिया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ऑल्दो किसी का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसको लॉन्च क्यों किया गया था? ताकि हमें पता चल सके, इतने डिस्प्यूट्स हैं, इतने लैंड डिस्प्यूट्स हैं, तो इसकी सेंट्रलिटी पे लाई करता है लैंड डिस्प्यूट्स को कर्ब करना, प्रिवेंट करना। तो जब बेसिकली रूरल, देखिए पहली बात तो आबादी एरियाज क्या होता है? आबादी एरियाज मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं, इनहैबिटेड एरियाज। ठीक है, तो जो इनहैबिटेड एरियाज हैं, तो जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो उन्हीं की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, ड्रोन के माध्यम से उस बेसिकली सर्वे करना, पता लगाना है किसकी प्रॉपर्टी है, क्लियर ओनरशिप एस्टैब्लिश करना, ये बेसिकली, ताकि आपको जब हमने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड दे दिया एक, तो फिर वो प्रॉपर्टी कार्ड जब हमने आपको दे दिया कि आपका लैंड है, तो फिर बस आप ही का है ना, डिस्प्यूट वहां पे खत्म ही हो जाता है। ओके, तो ये बेसिकली इसका एक एम था, ऑब्जेक्टिव था, प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स विद द इशुएंस ऑफ लीगल ओनरशिप कार्ड्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया पे बिल्कुल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है और कैसे आ सकता है, मैं आपको ये बताती हूँ। एक अभी क्या होता है ना कि प्रीलिम्स में खुद ही करंट अफेयर्स लिख देते हैं, करंट अफेयर्स लिख देंगे, रिसेंटली दिस हैज बीन हैपनिंग, दिस हैज बीन इन न्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। पहले 2-3 लाइनों का आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, कुछ भी नहीं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों आए हैं, और आधा टाइम यहीं चला जाता है, जबकि क्वेश्चन में वो पूछा भी नहीं होता, वो ऐਵੇਂ ही होता है। फिर उसके बाद आपसे स्टैटिक पूछ लेंगे उसका, तो पढ़ना स्टैटिक ही होता है उसके लिए। ठीक है, तो अब इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामित्व स्कीम है, it is being implemented by the collaborative efforts of Ministry of Panchayati Raj, which is the nodal ministry of implementation, State Revenue Department, State Panchayati Raj Department, and Survey of India. In this statement, Survey of India comes under which department or which ministry of the government of India? और आप सोचेंगे यार सब कुछ तो पंचायती राज ही है, तो पंचायती राज के अंदर आता होगा, या जो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। मेथड है ना, साइंटिफिक मेथड टू सर्वे समथिंग। ओके, तो ये कंफ्यूज करने का तरीका होता है, कुछ भी नहीं होता। तो हम एक बार फिर देख लेते हैं कि किसकी कोलैबोरेटिव एफर्ट से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, स्वामित्व स्कीम को। ओके, स्वामित्व से वैसे आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं कि स्वामित्व यानी कि हमारा,
हमारा खुद का लैंड एस्टैब्लिश करना, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स को एस्टैब्लिश करना। ओके, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है जो नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है क्योंकि टैक्स कलेक्शन तो वही होती है, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट है क्योंकि उनकी खुद की पंचायती राज बेसिकली मिनिस्ट्री होती है, और साथ में सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो ऐसे भी आ सकता है कि ये क्या है बेसिकली। It's a national survey and mapping organization under Department of Science and Technology. Okay, oldest scientific department है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, was set up in 1767. इसका फिनेंशियल आउटले अगर हम देख ले स्वामित्व का तो 566 करोड़ रुपीस है 5 सालों के लिए 2020 से 25। तो यहाँ पे क्या क्या होगा इस स्कीम में, मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल्स ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पहले ही देख चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम जिसे हम कॉर्ड्स कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये आप अगर समझने शुरू होंगे आप इस पे हजारों वीडियोस देख सकते हैं। अगर तो आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते, बड़ा मुश्किल है, आप 100% कंफ्यूज ही होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन आ जाएगा शायद ये हो सकता है कि कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम हम रिसेंटली देख रहे हैं न्यूज़ में, इट इज़ एसोसिएटेड विद व्हाट, उसमें से एक ऑप्शन हो सकता है स्वामित्व स्कीम विच इन्वॉल्व्स मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल्स। तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बस आप इतना याद रखिए कि जो कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम है कॉर्स, इट इज एसोसिएटेड विद दिस लैंड रिकॉर्ड्स एंड ऑल थिंग। ओके, सो व्हाट इज इट, हम थोड़ा सा फिर भी देखेंगे, हम तो इसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वर्ड देखें है ना, कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम, जिसमें बहुत सारे रेफरेंस स्टेशन होते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ नेटवर्क ऑफ रेफरेंस स्टेशंस जो कंटिन्यूसली बेसिकली आप कह सकते हैं कि मैं आपको कैसे समझाऊं, ये थोड़ा मेरे लिए आपके लिए समझाना डिफिकल्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये बेसिकली सपोर्ट करता है इन एस्टैब्लिशिंग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जब भी आप कह लिए जीएनएसएस जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से अगर हम कुछ भी बेसिकली पता लगाना चाहते हैं कोई डेटा, तो उसमें एक्यूरेसी नहीं होती। एक्यूरेसी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो स्टैटिक होता है, डायनेमिज्म नहीं होता उसमें। ठीक है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं मिल रही। तो उसको कर्व करने के लिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है खैर कि जो एरर है उस तरह के एरर को कर्व करने के लिए, हटाने के लिए, रियल टाइम डेटा एक्विजिशन के लिए, एक्यूरेसी को अटेन करने के लिए कॉर्ड्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो आप कह सकते हैं कि सरकार ने यूज करनी शुरू कर दी है प्लानिंग करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है इस चीज़ की। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसकी बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन हो सकती है डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है कॉर्ड्स, ये बेसिकली अर्थ के सरफेस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे अर्थक्वेक्स आने वाले हैं, इस तरह के कोई प्लेटोनिक चेंजेस हैं, कुछ भी, ये भी बेसिकली अर्थ के सरफेस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसको भी डिटेक्ट कर सकता है, उसकी एग्जैक्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेशन होते हैं किसी प्राइवेट लोकेशन पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट लोकेशन पे हो सकते हैं, बड़ी सारी ऐसी एजेंसियां होती हैं। ठीक है, तो वो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर और फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग में। तो बेसिकली स्वामित्व में क्या हो रहा है ना कि हम we want to have a proper map of a particular location. Okay, now we have a proper map of a particular location. Now we will use it in building infrastructure for economic development. Okay, so फिर हमें लेकिन इस मैप को यूज करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके लिए हम क्या बनाएंगे, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स बनाएंगे। ठीक है, तो इससे बेसिकली एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि ग्राम लेवल का, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट भी इंश्योर होगा। तो स्टार्टिंग में स्वामित्व पैन इंडिया लेवल पे नहीं आई थी, इसको 6 ही स्टेट्स में लाया गया था, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो अभी ऑफ कोर्स द एफर्ट्स आर गोइंग ऑन सो दैट इट कैन बी ब्रॉट एट अ पैन इंडिया लेवल। ओके, तो ये चीज हमने देख ली, कॉर्ड्स नेटवर्क के बारे में भी देख लिया थोड़ा सा। अवेयरनेस जनरेशन, तो स्कीम में अवेयरनेस जनरेशन भी है, ओके, टू सेंसिटाइज रूरल पॉपुलेशन अबाउट सर्विंग मेथोडोलॉजी एंड इट्स बेनिफिट्स। ओके, कि आपको राइट्स मिल जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन। ओके,
ग्राम मंचित्र, ग्राम मंचित्र बेसिकली एक स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन है जिससे हम डिजिटल स्पेशल मैप्स को, स्पेशल मैप आप जानते हैं ना कि हमने डिस्कस किया था स्पेशल मैप में कि कितना एरिया बेसिकली इतने स्क्वायर फीट इतना ये लैंड है ना, वो सब कुछ उसमें इंफॉर्मेशन होती है उस मैप में लिखी हुई, ठीक है। तो ये बेसिकली leveraging digital spatial maps created under drone survey for the creation of spatial and analytical tools to support the preparation of ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इन पे इस ऐप पे बेसिकली अवेलेबल होगी, तो इससे जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रोग्रेस देख लेते हैं कि अक्टूबर 2022 तक स्वामित्व स्कीम की क्या प्रोग्रेस है। तो ड्रोन फ्लाइंग कंप्लीट हो चुकी है 31 स्टेट्स और यूटीज में, 1.87 लाख विलेजेस में। प्रॉपर्टी कार्ड्स जो हैं वो प्रिपेयर हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 58,000 विलेजेस में, ओके। तो ये 91 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स को दिए जा चुके हैं आइडेंटिफाइड ब्रॉड एरियाज ऑफ इम्पैक्ट, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इशू लिखा है, इशू से रिलेटेड अभी करंटली क्या चल रहा है और स्वामित्व उसको हेल्प उसको डील करने में कैसे हेल्प करेगी या कर सकती है। क्रिएशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द आबादी एरिया ऑफ विलेजेस। अब देखिए लैंड रिकॉर्ड्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें प्रॉपर्टी मैप्स होते हैं, सेल डीड होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, ट्रांजैक्शन होती है, ये सब कुछ होता है। अब ये क्या है कि साइलोज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोई डिपार्टमेंट बेसिकली रजिस्ट्रेशन वाला डेटा रखता है, कोई डिपार्टमेंट कुछ और डेटा रखता है, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, कॉपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए बहुत डिले हो जाता है हर तरह की ट्रांजैक्शन में आगे जब करनी हो कोई, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ओके। तो स्वामित्व इसको कैसे हेल्प करेगा, जो आबादी एरिया है, जो इनहेबिटेड एरिया है विलेजेस का, उसको मैप किया जाएगा, ओके। तो उसमें 1:500 स्केल पे मैपिंग होगी। 1:500 का स्केल का मतलब क्या होता है कि जो भी मैप में दिख रहा है बेसिकली जो स्वामित्व के तहत बनाया गया है, तो अगर हम देखें जो रियल में मतलब जो मैप पे दिख रहा है उससे 500 टाइम्स बड़ा है एक्चुअल जो एरिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्केलिंग होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाए कि जो आबादी एरियाज हैं विलेजेस में वो 1:500 की स्केल पे उसे मैप किया गया है। तो जब सब कुछ मैप ही हो जाएगा, मैप के बेसिस पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी एस्टैब्लिश हो गए, प्रॉपर्टी कार्ड्स भी इशू हो गए, तो कहीं ना कहीं ये जो साइलोज वाली चीज़ है, हर चीज़ जब कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में वर्क कर ही रही है, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, सब कुछ है, तो ये कोऑर्डिनेशन वाला इशू खत्म हो जाता है। यूज ऑफ आबादी प्रॉपर्टी एज फाइनेंशियल एसेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक स्वामित्व की जो कोर पे लाया करता है वो ये चीज़ है कि कभी कभी आपको क्या करना होता है कि आपको लोन चाहिए होता है, आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, कुछ भी छोटा सा आपका स्मॉल लेवल का एक बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट्स का हो सकता है, आपको किसी भी चीज़ के लिए लोन चाहिए हो, लेकिन आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपके पास तो अपने लैंड का रिकॉर्ड ही नहीं है, अपने लैंड का प्रॉपर्टी कार्ड ही नहीं है, तो आप कहाँ से लेंगे जाके, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, वो कहते हैं सामने वाला कोई कहता है कि हमारा है, आप कहते हैं हमारा है, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेट मी हैव वाटर। तो जब ये इतनी बड़ी दिक्कत है, तो बेसिकली वही चीज लिखी है कि सबसे बड़ी जो एम्पावरमेंट होती है ना, आई थिंक एम्पावरमेंट का मतलब ही केवल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होते हैं, इसके अलावा सब बकवास है, कोई एम्पावरमेंट नहीं होती। इफ यू आर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, यू डूइंग समथिंग, यू हैव मनी इन योर हैंड, यू आर एम्पावर्ड, एनीवेज यू आर एम्पावर्ड, बाकी चीज आप खुद कर लेते हैं। तो वही चीज बेसिकली विलेज लेवल पे भी प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी है। आपको हम प्रॉपर्टी कार्ड देते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रोवाइड करते हैं, आप इसके बेसिस पे ही आपकी प्रॉपर्टी है, सोलफुली होलफुली जो भी, आप इसके बेसिस पे लोन लीजिए और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कीजिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। जियो टैगिंग, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटी और गवर्नेंस वाली वीडियो में। जियो टैगिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली जो मनरेगा में भी होने लग पड़ा है, आपके मनरेगा की साइट की जियो टैगिंग होती है कि एग्जैक्टली वही लोकेशन है जो रिकॉर्ड में लिखी गई है, ठीक है। तो इससे फिर डिस्प्यूट ही खत्म हो जाता है, वो कहते हैं नहीं यही वाली लोकेशन हमारी है, हो ही नहीं सकता ना। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन ऑन इन रूरल एरिया, नाउ दिस इज ऑफ कोर्स अगेन अ थिंग कि अभी क्या है कि जब एक्यूरेट प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है जिसमें साइज, एरिया, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी सब कुछ लिखा हो, तो जब साइज के माध्यम पे, साइज पे डिपेंडेंट होगा, एरिया पे डिपेंडेंट होगा कि कितना टैक्स आना है एक पर्टिकुलर पार्सल से, लैंड पार्सल से, जब उसका कोई रजिस्टर ही नहीं है, अभी डिस्प्यूट ही इतने हैं, तो लेकिन स्वामित्व यही तो करेगा जब हर चीज प्रॉपर्टी रजिस्टर डिजिटाइज हो गई,
तो सब कुछ एरिया पता है, साइज पता है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज पता है, तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिक टैक्स असेसमेंट होगी, लोगों को उतना भरना ही पड़ेगा क्योंकि सब कुछ एस्टैब्लिश्ड है ना, सब कुछ सरकारी खाते में ये चीजें लिखी हुई है, तो उतना टैक्स आएगा ही आएगा। तो टैक्स कलेक्शन का जो जो बेसिकली चीज है, जो टैक्स कलेक्शन हो ही नहीं पाती, इतनी कम रह जाती है, वो चीज यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। अब रूरल प्लानिंग, ओके, preparation of land use plans, spatial expansion of many gram panchayats, necessity is preparation। ओके, वही चीज रूरल प्लानिंग, जब हमें पता होगा कि ये वाला एरिया इतना है, ये वाला एरिया इतना है, तो प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग हो सकेगी ना। Ministry of Panchayati Raj has introduced Rural Area Development Formulation and Plan RAD-PFI guidelines in 2022, जो एक मास्टर प्लान होना चाहिए एक विलेज के लिए स्वामित्व, और ये जो गाइडलाइंस है, इनको अगर हम कोलैबोरेशन में देखें तो स्पेशल बजटिंग हो सकती है by unlocking the land use made available through drone surveys and future extensions। तो ये बेसिकली आप खुद देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, कौन सा एरिया कच्चा लैंड है, कौन सा एरिया पक्का लैंड है। जब इस हर चीज की इन्वेंट्री है तो आपको पता है कि जो कच्चा हाउस वाले एरिया वो ज्यादा प्रोन है डिजास्टर्स के लिए, तो प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग कीजिए ना, उनको रिहेबिलिटेट करिए कहीं और, उनको रीसेटल करिए कहीं और, है ना, या फिर कुछ इस तरह की प्लानिंग तभी हो सकती है जब आपको पता हो कि कितने एरिया में सेमी पक्का हाउसेस हैं, कितने एरिया में कच्चा हाउसेस हैं। ओके, तो ये बेसिकली सूटेबल इंटरवेंशन तभी होगी जब आपके पास डेटा होगा। यूज ऑफ जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा ऑफ स्वामित्व बाय अदर एजेंसीज, तो यहाँ पे ये लिखा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो डेटा अवेलेबल है वो मोस्टली स्केचेस के फॉर्म में है, रफ फॉर्म में है, इतना कंसोलिडेटेड नहीं है। ओके, लेकिन जो स्वामित्व के अंडर डेटा कलेक्ट हो रहा है या रिकॉर्ड रखा जा रहा है, वो जो नेशन स्पेशल रेफरेंस फ्रेम है उसी के हिसाब से, बाकी जो भी भारत का डेटा है जिस फ्रेम में है, जिस रेफरेंस का है, वैसा ही डेटा स्वामित्व के तहत बेसिकली कलेक्ट किया जा रहा है और रखा जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी जो एजेंसीज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो भी सब कुछ इसी डेटा फ्रेम के अंडर है, इसी से तो बेसिकली रेफरेंस फ्रेम के से मैच करती हैं, तो वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से मैच की जा सकती है। ओके, जब हमारे पास लैंड का सब कुछ रिकॉर्ड आ गया है ना, कि कहाँ एक सूटेबल लोकेशन, अगर हमें एक नई हेल्थ क्लिनिक के लिए चाहिए हो, तो अब हमारे पास स्वामित्व के तहत ड्रोन सर्विस है, एस्टैब्लिश डेटा है कि ये वाला एरिया बिल्कुल मैच कर रहा है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वैसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए स्कूल फैसिलिटीज, है ना, रोड डिपार्टमेंट के लिए अगर हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटेंड करना हो, रूट प्लानिंग करनी हो, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है बाकी नेटवर्क्स को एक्सपैंड करने के लिए, तो ये सारी चीजें हैं। बस जो डेटा उसी फॉर्मेट में जब रखा जा रहा है जिसमें बाकी भारत के बाकी फॉर्म डेटा रखे जाने हैं जिस फॉर्मेट में, तो वही जो बाकी चीजें हैं फिर इस डेटा को वहां पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, रिकमेंडेशंस बाय द कमिटी, अब इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम ये देखें कि क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं कमिटी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। हमने सब देख लिया कि स्वामित्व कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बट व्हाट आर द रिकमेंडेशंस। ओके, प्रोटेक्ट द डेटा बीइंग क्रिएटेड अंडर स्वामित्व, ठीक है, आप बड़ा सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। तो इसके लिए बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उनको एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस लेके आनी पड़ेगी, सो दैट दे इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा, प्रोटेक्टिंग इट्स प्रिवेसी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लैंड के रिकॉर्ड्स हैं, उसकी प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 2, preparation of computerized land records in the villages is part of the Digital India Land Records Modernization Program, जो हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, तो ये उसी का एक पार्ट है, स्वामित्व भी और कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स भी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी विलेजेस स्वामित्व स्कीम के तहत सर्वे किए गए हैं उनको डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत भी प्रायोरिटी बेसिस पे इंक्लूड करना चाहिए। ओके, कि उनको भी डिजिटलाइज कर दीजिए, कहीं पुराने वाला डेटा जब डिस्प्यूट वाले टाइम का है, किसी ने कोई और क्लेम किया हुआ है, कहीं वो डिजिटलाइज हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप सर्वे कर रहे हैं, अपनी मेहनत वेस्ट मत होने दीजिए, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कीजिए। ओके, प्रॉपर्टी कार्ड्स इन द स्वामित्व मस्ट हैव नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए हैं लोगों को कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसके राइटफुल ओनर है, तो उस पर QR कोड यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में QR कोड हो सकता है, कोई और यूनिक आइडेंटिफायर हो सकता है, उस पर होना चाहिए।
ठीक है, ताकि यानी कि वो जो प्रॉपर्टी कार्ड है उसकी ऑथेंटिसिटी को कभी भी हमें आइडेंटिफाई करना हो तो बहुत इजीली हो जाए। कोई भी आए सरकारी अफसर और उनसे पूछे कि अपना प्रॉपर्टी कार्ड दिखाइए, ये आप ही का है, तो फिर उसके पास वो क्यूआर कोड को डिटेक्ट करने की मशीन हो और क्यूआर कोड तो उस पर लगा ही नहीं हुआ। मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऑथेंटिसिटी उसकी पता लगाई जा सके कि अच्छा ये प्रॉपर्टी कार्ड सही है, फॉर्ज्ड नहीं है, इन्हीं की प्रॉपर्टी है। ठीक है, states should upgrade their property tax management system with the integration of स्वामित्व scheme data. Okay. तो देखिए वही चीज जो स्वामित्व स्कीम के तहत हमें पता चल रहा है कि ये प्रॉपर्टीज हैं, इतनी इतनी जगहों पे है, इतना इतना एरिया है, इतना इतना साइज है, इतना इतना टैक्स बनता है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को भी अपग्रेड कीजिए। ठीक है, अब पीपीपी मॉडल होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होना चाहिए अपडेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी डेटा स्वामित्व के तहत आया है। ओके, क्रेडिट रेटिंग, नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सेक्शन का। बट बिफोर दैट आई वुड वांट टू हैव वाटर। ओके, क्रेडिट रेटिंग, रेटिंग सिंबल्स एक्सप्लेन्ड। इससे पहले कि हम रेटिंग सिंबल्स को देखें, सेबी ने गाइडलाइंस इशू की हैं बेसिकली जितने भी रेटिंग स्केल्स हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग देती हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग बेसिकली एक पर्टिकुलर कंपनी है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, या कोई सरकार का डिपार्टमेंट है, कोई भी हो सकता है, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी कंपनी हो, है ना, कोई भी यूनिट हो, अगर बेसिकली उसको एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर एक क्रेडिट रेटिंग देती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऐसी बॉडी है जो क्रेडिट रेटिंग देती है। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बताना कि जो इन्होंने लोन लिया हुआ है ये इस स्थिति में है कि इसको वापस कर पाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इनकी फाइनेंशियल स्थिति सही है, ये लोन इन्होंने जो भी लिया हुआ है इस पर डिफॉल्ट नहीं करेंगे, वापस कर देंगे। वो होता है क्रेडिट रेटिंग बताना, है ना, कि कर पाएंगे वापस कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पर अभी के लिए आप इसे इतना ही समझ लीजिए। ओके, तो की हाइलाइट्स ऑफ गाइडलाइंस, सेबी की इन गाइडलाइंस ने क्या कहना है कि प्रीलिम्स में आपकी स्टेटमेंट्स बन सकती हैं, इन स्टेटमेंट्स को प्लीज याद कीजिए। तो कैसे रेटिंग दी जाती है, ए है, अगर ट्रिपल ए है तो ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी है, यानी कि आप अपनी जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं, जो आपने लोन लिया हुआ है, आप उसको टाइमली सर्विस कर देंगे, टाइमली वापस कर देंगे, टाइम बाउंड मैनर में वापस कर देंगे, आपकी स्थिति भी अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन इज हेल्दी। ओके, फिर आता है डबल ए, हैव हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी। ओके, फिर आता है ए, एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी। फिर आता है ट्रिपल बी, मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी। अब ट्रिपल बी के बाद से जो भी कुछ है वो रिस्की है। ठीक है, तो डबल बी अगर हम देखें मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, बी देखें हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। ये आपको याद नहीं करना, बस थोड़ा सा मतलब ऊपर ऊपर से याद कर लीजिए। ठीक है, ध्यान में रखिए कि जो बी है, ट्रिपल बी के बाद से रिस्क शुरू हो जाता है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम बी देखें हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, सी देखें हैव वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, अगर डी देखें तो मतलब आपने या तो डिफॉल्ट कर ही दिया है, आपने पेमेंट की ही नहीं है ना, अपनी डेट की, उसको भी टाइमलाइन को गए हुए, डेडलाइन को गए हुए बड़ा टाइम हो गया, या फिर आप एक्सपेक्टेड है कि आप बड़ी जल्दी डिफॉल्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब गाइडलाइंस ने बेसिकली क्या कहा है, गाइडलाइंस ने कहा है कि अगर कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो क्रेडिट रेटिंग देती है इन पर्टिकुलर सिंबल्स के टर्म्स में कि ये पर्टिकुलर कंपनी ए है ना, एग्जाम्पल, तो आपको अपना बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का फर्स्ट नाम प्रीफिक्स के फॉर्म में लगाना होगा ए के आगे, जो भी आप हैं। तो आपको एक और चीज बता देती हूँ, सेबी के साथ अभी 7 ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो आपको पता होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता ही होगा, क्रिसिल है, केयर है, इकरा है। ओके, तो इस तरह की बहुत सारी, ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क रेटिंग्स, फिच इंडिया है, फिच इंडिया तो आई होप आप जानते ही होंगे, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो अभी रजिस्टर्ड है सेबी के साथ। तो आप अगर रेटिंग देते हैं किसी को इन तरह के सिंबल्स में तो अपना नाम लगाइए पहले प्रीफिक्स के फॉर्म में। ठीक है, साथ ही में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो दे कैन यूज मॉडिफायर्स, यानी कि क्या होता है कि इन्होंने बोला है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ए से लेके सी तक, यानी कि इसमें डी नहीं आता और इसमें ट्रिपल ए नहीं आता,
इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ए से लेके सी तक आप मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं। यानी कि अब ए में भी, यानी कि ए में भी हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी होती है ना। तो हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी में से भी प्लस माइनस आप देख सकते हैं, ए प्लस है या फिर ए माइनस है, तो यानी कि ए कैटेगरी में तो है पर थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे वाली चीज, ठीक है। तो ए में भी प्लस और माइनस दिया जा सकता है, ए में भी प्लस माइनस दिया जा सकता है, बी में भी, बी में भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि मतलब ए में से भी अगर एक कंपनी को ए प्लस मिला हुआ है, दूसरी कंपनी को ए माइनस मिला हुआ है, इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना है एक ही कैटेगरी के विद इन, इसीलिए प्लस माइनस दिया जाता है, ठीक है। ओके, प्रोवाइड स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर्स। ओके, तो जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसको, जब भी वो क्रेडिट रेटिंग दे रही हैं, तो उनको अपना बेसिकली स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर भी देना है, उन्हें एक रेटिंग वॉच भी देनी है, एक रेटिंग आउटलुक भी देनी है। जब वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रेट कर रहे हैं तो उनको एक रेटिंग वॉच देनी है कि आप बेसिकली क्या समझते हैं कि अभी तो इसकी स्थिति ऐसी है, लेकिन आने वाले शॉर्ट टर्म में बेसिकली कैसी होने वाली है, क्या डायरेक्शन होगा इसकी रेटिंग की मूवमेंट का, आप क्या ऐसा स्पेक्युलेट करते हैं या क्या एंटिसिपेट करते हैं। तो ये होता है रेटिंग वॉच। ओके, वी आर वॉचिंग। तो रेटिंग आउटलुक क्या होता है? आउटलुक हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, या आप कह सकते हैं नियर टू मीडियम टर्म होती है। ओके, लॉन्ग टर्म नहीं तो मीडियम टर्म आप कह सकते हैं कि मीडियम टर्म में आपको क्या लगता है, व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ द रेटिंग मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यू आर रेटिंग। तो रेटिंग वॉच और रेटिंग आउटलुक। अब कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर लिखा है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट क्रेडिट रेटिंग्स और नीचे 4-5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपको उसमें से सही पॉइंट मार्क करना है, तो आपको मार्क करना आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पेमेंट हिस्ट्री कैसी है। आपने कभी मिस किया है अपनी पेमेंट को करने में, जो आपने भी लोन लिया हुआ है, कभी आपने डिफॉल्ट किया है अपने लोन पे, तो सबसे पहला तो ऑफ कोर्स यही पैरामीटर है। नंबर 2 पैरामीटर क्या है? द अमाउंट दे करंटली ओ एंड द टाइप्स ऑफ डेट दे हैव। यानी कि आपको अभी कितना पैसा वापस देना है, कितना लायबिलिटी है आपके ऊपर, अभी कितना आपने लोन वापस करना है और किस तरह का लोन है। रिस्की चीजों के लिए लोन लिया हुआ है क्या आपने? क्या रेवेन्यू वहां से आएगा भी जो आप पैसा वापस कैसे करेंगे, उस स्थिति में है भी है कि नहीं? तो किस तरह का लोन है एग्जैक्टली। नंबर 3 पैरामीटर क्या है? करंट कैश फ्लोज एंड इनकम। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, मंथली इनकम क्या है, ईयरली इनकम क्या है, टर्नओवर, ये सारी चीजें बेसिकली इसमें आती हैं। नंबर 4 पैरामीटर है मार्केट आउटलुक फॉर द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। कितना मार्केट को इंटरेस्ट है आप में, कितना कॉन्फिडेंस है मार्केट में, हाउ आर यू प्लेइंग, हाउ गुड आर यू प्लेइंग, हाउ बैड आर यू प्लेइंग। ओके, तो लास्ट जो पैरामीटर है, एनी ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज दैट माइट प्रिवेंट टाइमली रीपेमेंट ऑफ डेट्स। मतलब क्या आपकी गवर्नेंस सही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही है, अंदर झगड़े तो नहीं चल रहे, क्या पता आपके जो को फाउंडर्स हैं उनके बीच में झगड़ा चल रहा हो, बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जिस वजह से आप डेट को रीपे करने में देर हो जाएगी। तो ये भी सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो सकती है वो इसको पता लगाने में हो सकती है आपको कि ये क्यों होगा, क्रेडिट रेटिंग में ये फालतू चीज थोड़ी ना हो सकती है, पर है। ओके, तो इसीलिए जब आप एथिक्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ते हैं, तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कई लोग कहते हैं, क्वेश्चन आ जाता है ना एथिक्स में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस शॉर्ट टर्म में तो आपको लग सकता है कि इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, आपके प्रॉफिट्स को रोक रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी तो यही लाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक पैरामीटर देखती हैं जब वो आपको क्रेडिट रेटिंग देती हैं आपकी कंपनी को, कि आपका कोई गवर्नेंस इशू तो नहीं चल रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो आपको अगर गंदी क्रेडिट रेटिंग मिल गई, है ना, नेगेटिव मिल गई, तो फिर कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा आपकी कंपनी में। ओके, तो ये चीज हमने देख ली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर्स ऑन रेटिंग वॉच। ओके, तो जब आप रेटिंग वॉच दे रहे हैं, है ना, कि आप क्या समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या डायरेक्शन होने वाली है इनकी, तो आप रेटिंग वॉच विद पॉजिटिव इम्प्लीकेशन कि हम पॉजिटिव हैं, सही हो जाएगा इनका सब कुछ, फिनेंशियल पोजीशन भी सही रहेगी। रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस, तो अभी हमें पता नहीं है, हम पता नहीं कर सकते, एवरेज सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, स्टेबल कह सकते हैं आप इसको भी। रेटिंग वॉच विद नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, हमें पूरा विश्वास है ये डिफॉल्ट कर देंगे, मतलब ऐसे ही रहेंगी, गंदी स्थिति रहेगी इनकी फिनेंशियली, तो ये बेसिकली पॉजिटिव।
डेवलपिंग और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होती है रेटिंग वॉच में। अब रेटिंग आउटलुक जो बेसिकली नियर टू मीडियम टर्म के लिए था, उसमें स्टेबल, एक्सपेक्टेड डायरेक्शन हमारी इनकी स्टेबल है, एक्सपेक्टेड डायरेक्शन पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेड डायरेक्शन नेगेटिव है, स्टेबल पॉजिटिव नेगेटिव इन रेटिंग आउटलुक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग वही जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्या ओपिनियन है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो इंडिविजुअल है, वो क्या एबल है, क्या उसकी एबिलिटी है और विलिंगनेस है उसकी कि वो अपनी फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाए। देखिए यहाँ पे दो वर्ड बोले हैं मैंने, एबिलिटी। एबिलिटी तो तब होगी जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी, स्टेबल होगी, और विलिंगनेस, कहीं की फाइनेंशियल पोजीशन सही होती है लेकिन अंदर से इच्छा ही नहीं है वापस करने की, मतलब वो विलिंगनेस वाला जो फैक्टर है ना, ये भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है। इनकम्प्लीटनेस एंड विद इन द एस्टैब्लिश्ड ड्यू डेट्स। ओके, मतलब कि आप पूरा, अब यहाँ पे भी दो फैक्टर्स हैं। इनकम्प्लीटनेस यानी कि जितना आपने होली जो भी आपने लोन लिया हुआ है वो वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। विद इन एस्टैब्लिश टाइम यानी कि यहाँ पे टाइम लिमिट आ जाए, डेडलाइन आ जाएगी कि उतने टाइम में करेंगे कि नहीं करेंगे, जब आपको करना है, जब तक आप पे ड्यू है करना वापस। ठीक है। ओके, तो अ क्रेडिट रेटिंग ऑल्सो सिग्निफाइज द लाइकलीहुड अ डेटर विल डिफॉल्ट। ये चीज़ तो हम देख चुके हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर इज इट रिटन। मैं एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सर्च कर रही हूँ जो हम देखेंगे अभी आगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इवेल्युएट्स द क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ डेटर बाय इन एनालाइजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स। तो ना ही केवल क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। Okay, presently there are 3 prominent credit rating agencies जो 85% of the overall ratings market को dominate करते हैं। ये हम पूरे संसार की बात कर रहे हैं। तो S&P है, ये तो आप जानते ही होंगे, Standard and Poor's, Fitch Group तो हमने डिस्कस कर लिया, Moody's Investor Services ये भी आप जानते हैं। ओके, अब इश्यूज क्या है, ज्यादा से अगर आपसे कभी मेंस में क्वेश्चन आया ना, तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि व्हाट आर द इश्यूज। हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, इंडिया ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को बहुत बार पास्ट में। तो कई इश्यूज है ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ, तभी तो क्रिटिसाइज किए जाते हैं इसमें। प्रो सिक्लिकलिटी ऑफ रेटिंग्स। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अब आप सपोज कीजिए कि एक श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है। अब श्रीलंका की जो क्रेडिट रेटिंग, एक पर्टिकुलर क्रेडिट रेट, श्रीलंका क्राइसिस में है। ठीक है, श्रीलंका एक बहुत ही भयंकर क्राइसिस से गुजर रहा है, जो कि हम एक रियल केस स्टडी ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब श्रीलंका एक क्राइसिस से ऑलरेडी गुजर रहा है, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करेंगी, इनकी कंपनीज को या इनकी सरकार को बहुत नेगेटिव क्रेडिट रेटिंग दे देंगी। तो जब आपने एक नेगेटिव क्रेडिट रेटिंग दे दी, तो फिर इन्वेस्टर्स देखते हैं ना कि क्या क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है, तब हम इन्वेस्ट करेंगे। तो फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, है ना। क्यों इन्वेस्ट करेंगे वो श्रीलंका जैसी एकदम क्राइसिस रिडन कंट्री के अंदर। तो फिर क्या हुआ, श्रीलंका ऑलरेडी क्राइसिस में था। अब अगर आपको एक इस तरह के क्राइसिस में आप फंस जाते हो, तो आपको खुद को रिकवर करना पड़ता है। तो आप खुद को रिकवर मोस्टली तभी कर सकते हो जब आप एफडीआई अट्रैक्ट कर सको। पर एफडीआई तो आएगी नहीं अब, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने आपको क्या कर दिया हुआ है, उन्होंने आपको गंदी रेटिंग दे दी है। तो कोई भी आपकी कंट्री में आके या फिर आपकी कंपनीज में आके इन्वेस्ट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो तो काफी रिस्क अवर्स हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, जो कंट्री ऑलरेडी क्राइसिस में थी वो और क्राइसिस में चली जाएगी, और उनका रिकवर करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये होता है प्रो सिक्लिकलिटी, यानी कि जिस तरफ साइकिल जा रही है, क्राइसिस में जा रही है, आप और साइकिल में उसे धकेल देते हैं और क्राइसिस में धकेल देते हैं। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि फ्लॉ है, चैलेंज है। एक और चैलेंज है, वो यहाँ पे नहीं लिखा, कि ये लोग थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करते हैं डेवलपिंग नेशंस में और डेवलप्ड नेशंस में, या फिर लीस्ट डेवलप्ड नेशंस में और डेवलप्ड नेशंस में। डेवलप्ड नेशंस में क्राइसिस भी हुए हैं, तब भी इन्होंने गंदी क्रेडिट रेटिंग नहीं दी है। पर डेवलपिंग नेशंस में जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान या बाकी कोई भी ऐसी डेवलपिंग नेशन, उनको बहुत जल्दी, वेरी क्विकली, दे जस्ट टू क्विक टू गिव देम बैड क्रेडिट रेटिंग, नेगेटिव क्रेडिट रेटिंग। तो ये आप कह सकते हैं, मैं तो इसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही कहूंगी। अब आपने जो भी कहना हो, नॉर्थ साउथ बायस कहना हो, आप जो भी लिख सकते हैं इसके बारे में। एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ रेटिंग्स। ओके, अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजेंसी है ना,
तो वही चीज़ है कि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत भी हो सकती है, वो सही है कि नहीं क्रेडिट रेटिंग, सारे पैरामीटर सही से उन्होंने वेटेज दी थी कि नहीं हर पैरामीटर को। तो फिर वही ना, मतलब एक्यूरेसी नहीं होती रेटिंग्स के अंदर, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। रेटिंग एजेंसीज आर एवर्स टू रिवर्स रेटिंग्स विद इन अ शॉर्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनफैक्ट अलग से पॉइंट बनाना चाहिए था, पता नहीं इसके अंदर क्यों लिख दिया इन्होंने। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं, इन्होंने किसी को थोड़ी सी मॉडरेटली डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में रखा, मॉडरेटली रिस्की कैटेगरी में, ठीक है, ऐसी क्रेडिट रेटिंग दी। अब उसने बहुत जल्दी खुद को रिकवर भी कर लिया, ठीक है, बहुत छोटा सा समय के लिए एक आप कह सकते हैं स्लो डाउन आया था, क्राइसिस नहीं था, रिसेशन नहीं था, स्लो डाउन था, ठीक है। तो लेकिन अब ये क्या करते हैं, इतनी जल्दी नहीं बदलते अपनी क्रेडिट रेटिंग को, बहुत समय लेते हैं, सालों लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाती इतने सालों तक। ओके, तो ये इनका सबसे बड़ा, ये अपनी रेटिंग्स को रिवर्स करने में बहुत समय लगाते हैं, तो ये एक क्रिटिसिज्म है। इम्पैक्ट ऑफ रेटिंग्स ऑन पॉलिसीज परस्यूड बाय बोरिंग कंट्रीज, तो ये तो हम देख ही चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी भी हमने देख लिया। अकाउंटेबिलिटी, नाउ देयर इज नो मैकेनिज्म कि हम इन्वेस्टर्स को या बोरोवर्स को, कभी कभी क्या होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मिस्टेक्स भी कर जाती हैं, या फिर अपना, इनके जो ऑफिशियल्स हैं, इनके जो हेड्स हैं, वो अपनी पावर का अब्यूज भी कर लेते हैं, जानबूझ के क्रेडिट रेटिंग गलत दे देते हैं, ये कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो लेकिन इनको अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए कोई बॉडी नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी इनके लिए भी तो होना चाहिए, जो यहाँ पे वे फॉरवर्ड में आप लिखेंगे अ ग्लोबल सुपर रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आज तक हुई ही नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ बना ही नहीं है अभी तक। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज लिखी है जहाँ पे आपको मेरी एक्सप्लेनेशन की एक जरूरत है कि अभी क्या ये लोग फॉलो करते हैं इशुअर पे मॉडल। ओके, तो यहाँ पे भी आई थिंक एक वे फॉरवर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि इशुअर पे मॉडल को नहीं, हाँ, इशुअर पे मॉडल को इन्वेस्टर पे, यस, इन्वेस्टर पे मॉडल से बेसिकली रिप्लेस कर देना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ क्यों कर देना चाहिए इशुअर पेज मॉडल को इन्वेस्टर पे मॉडल से। तो बेसिकली क्या होता है कि अभी आप सपोज कीजिए कि क्रेडिट रेटिंग किसको मिलती है, आप एक सरकार है या एक कंपनी है आप, ठीक है। तो आप एक कंपनी है जो बेसिकली एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को पे करेंगे कि आप हमको प्लीज एक क्रेडिट रेटिंग दे दो, क्योंकि हमें लोन्स लेने हैं और हमें हमें समझ नहीं आ रहा कि हम बाकी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कहाँ से कैसे अट्रैक्ट करें। तो आप हमको अच्छी क्रेडिट रेटिंग या जोन सी भी क्रेडिट रेटिंग आपने देनी है वो आप दे दो, ठीक है। तो यूजुअली तो जब, और हम आपको पे कर देंगे क्रेडिट रेटिंग देने के लिए, तो दिस इज इशुअर पेज मॉडल। ओके, कि मैं, आई एम द कंपनी एंड आई एम पेइंग अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर गिविंग मी अ गुड क्रेडिट रेटिंग। ऑफ कोर्स आई कैन ब्राइब, आई कैन, है ना, मैं ब्राइब्स दे सकती हूँ बिल्कुल एक पर्टिकुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है इस जगह। तो ये बेसिकली नॉन ट्रांसपेरेंट एक मेथड है, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए इन्वेस्टर पेज मॉडल से। एक कंपनी है, आप एक कंपनी है, मैं एक दूसरी कंपनी हूँ, आपको मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप करवाओ ना। ओके, इन्वेस्टर वुड पे, आपकी इन्वेस्ट करने की इच्छा है मेरी कंपनी में, ठीक है, तो आप क्रेडिट रेटिंग करवा लो मेरी कंपनी की। ओके, इसमें तो मैं भी झूठ नहीं बोल सकती, मैं क्या, मेरा क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई भी कंपनी करवा सकता है मेरी क्रेडिट रेटिंग। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो यही बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए कहीं यहाँ पे मोनोपोली तो हर जगह ही दिक्कत हो जाती है, तो कहीं ही बहुत ही कम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने डोमिनेट की हुई है पूरी मार्केट। तो एंट्री लेवल पे काफ़ी बैरियर है, देयर इज अ लैक ऑफ कंपटीशन, एंटाई कॉम्पिटेटिव बेसिकली आप कह सकते हैं इसको, कि बहुत ही कम एजेंसीज हैं। तो ये सारी हमने चीज़ें देख ली, सुपर रेगुलेटर होना चाहिए। ओके, एक इशुअर पेज मॉडल से इन्वेस्टर पेज मॉडल हो जाना चाहिए, ये भी हमने देख लिया। अब आते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ने अप्रूव कर दिया है फाइनली सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के फ्रेमवर्क को, ठीक है। तो मोर अबाउट न्यूज, अर्लियर यूनियन बजट 2022-2023 ने अनाउंस किया था इशू ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को। ओके, तो बेसिकली सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है कि बेसिकली जो भी बॉन्ड है मैं इशू करूंगी और उससे जो भी पैसा आएगा आप मुझे बेसिकली मैं बोरोवर हूँ, जो भी आप मुझे लेंड करेंगे उस पैसे को मैं किसी ग्रीन प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए लगाऊंगी, ठीक है, फंड करने में या रिफंड करने में। ओके, जो क्लाइमेट रिजिलियंस को एनहांस करता हो,
रिन्यूएबल एनर्जी में कोई भी इस तरह का ग्रीन प्रोजेक्ट होगा, उस पैसे को उसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा। और फिर जब एक ग्रीन बॉन्ड को सरकार गारंटी करती है कि आपको रीपेमेंट मिलेगी मिलेगी क्योंकि आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं बोरोअर हूँ, तो जब सरकार किसी चीज़ की गारंटी दे देती है कि आपको रीपेमेंट होगी होगी इस पैसे की, तो फिर वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, सॉवरेन आ गया ना, सरकार आ गई यहाँ पे। तो सॉवरेन बॉन्ड जितने भी होते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ऑफ कोर्स वो रिस्की नहीं होते, दे आर द लीस्ट रिस्की वाले बॉन्ड्स। आप इसमें बिल्कुल बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि गारंटी है सरकार की कि पैसा तो आना ही आना है। अगर सब कुछ डिफॉल्ट, सब कुछ आप सोचिए क्राइसिस आ भी गया, बहुत बड़ा सरकार पे ही क्राइसिस आ गया, तो एटलीस्ट आपका जो प्रिंसिपल है वो तो वापस आएगा ही, चाहे प्रॉफिट ना हो आपका। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इशू बॉन्ड्स वर्थ रुपीज 16,000 करोड़ का बेसिकली इस साल के अंदर हम देखेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का इशू। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब COP26 हुआ था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ग्लासगो में क्या कहा था लास्ट ईयर, यानी कि अब तो 2023 आ गया, तो इससे भी पहले उन्होंने क्या कहा था कि पंचामृत है ना, पंचामृत हमारी 5 इंडिया की कमिटमेंट्स थी कि अब 2070 तक तो वैसे हमारे ओवरऑल कमिटमेंट है कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, है ना। तो उसमें ही एक आप कह सकते हैं उसी पाथ पे हम चल पड़े हैं, उसको पूरा करने के लिए ही ग्रीन बॉन्ड्स हम इशू कर रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। एक और चीज़ आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि 2007 में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने $807 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया था, बट दिस इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। ओके, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर हम देखें, वर्ल्ड बैंक ने 2008 में पहला इंस्टीट्यूशन बन गया था एक ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने वाला। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है इसके बारे में, तो फिर उनका आंसर भी उन्हीं को पता होता है। बहुत बारी तो ऐसा भी कर देते हैं। 2015 में फिर येस बैंक ने इशू किया था इंडिया का फर्स्ट एवर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वर्थ $160 मिलियन टू फाइनेंस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। 2016 में एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था भारत का फर्स्ट इंटरनेशनली लिस्टेड सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड एट लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। 2017 में सेबी ने गाइडलाइंस इशू की थी, और फिर उसके बाद जुलाई में 2017 के ही लार्सन एंड टूब्रो ने इशू किया था फर्स्ट सेबी अप्रूव्ड ग्रीन बॉन्ड्स को। ओके, 2021 में एनुअल ग्रीन बॉन्ड इशुएंस बाय इंडियन कंपनीज रीचेस $8 बिलियन एंड 2022 में फाइनली हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को देख रहे हैं। ओके, मेन तो ये है कि यहाँ पे एक आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, की फीचर्स क्या होंगे अंडर द फ्रेमवर्क। अ ग्रीन प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो अब देखिए मैंने क्या कहा कि जो भी पैसा मैं रेज करूंगी बॉन्ड को इशू करके, उस पैसे को मैं ग्रीन किसी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए लगाऊंगी। अब ग्रीन प्रोजेक्ट क्या होता है, सबसे बड़ी तो ये है ना बात। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट एनर्जी एफिशिएंसी को एनकरेज करता है वो ग्रीन प्रोजेक्ट है। कोई भी प्रोजेक्ट कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस को, उसके एमिशन को कम करने में हेल्प करता है वो ग्रीन प्रोजेक्ट है। या कोई भी प्रोजेक्ट है जो क्लाइमेट रेजिलियंस को या फिर अडेप्टेशन को बेसिकली प्रमोट करता है, तो वो एक ग्रीन प्रोजेक्ट है। लास्ट, वैल्यूज एंड इम्प्रूव्स नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी इन अकॉर्डेंस विद द एसडीजी प्रिंसिपल्स। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। ओके, तो एलिजिबल प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद करना कि एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि यहीं से आप एलिमिनेशन कर पाओगे। ठीक है, एलिमिनेशन क्या है, बहुत ही बेसिक है, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं लगना। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स एलिजिबल हैं। बेसिकली कौन से प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स को, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को। ओके, अगर हम ई बसेज हैं या फिर ई व्हीकल्स हैं, इनको बेसिकली अगर हमने फंड करना हो तो इसके लिए यूज हो सकता है। सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट में जो फाइटोरेट टेक्नोलॉजी हमने देखा था अभी रिसेंटली अपने एक वीडियो में, पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, उसके किसी प्रोजेक्ट में स्मोक टावर वगैरह ये सब कुछ है तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीन बिल्डिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, जिनका हर चीज
सस्टेनेबल होता है। पानी भी जैसे आ रहा है वो सपोज कीजिए वाटर कूलर नहीं लगा हुआ, वाटर कूलर में तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी ना, तो कार्बन फुटप्रिंट आएगा। पानी भी कैसे आ रहा है कि ठंडा जमीन का पानी। तो ग्रीन बिल्डिंग में सब कुछ आप कह सकते हैं सस्टेनेबल और ग्रीन होता है। तो इस तरह की बिल्डिंग्स को फंड करने के लिए, अब यहाँ पे टेरेस्ट्रियल नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दोनों के लिए ही यूज होगा, दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक माय ओके। एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आप एलिमिनेट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी अब यहाँ पे ना सही नहीं लिखा। अब इस पॉइंट का मतलब आप खुद पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या ही पढ़ेंगे, मुझे सच्ची नहीं पता, पर ये एक साथ है। जो प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व करते हैं नए या एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन, ये एक साथ है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स इनएलिजिबल हैं, इनको नहीं फंड किया जा सकता। न्यूक्लियर पावर जनरेशन, ऑल्दो आपको लगता होगा न्यूक्लियर पावर जनरेशन से ही बेसिकली ग्रीन एनर्जी निकलती है ना, ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं सबसे बड़ा क्लीन फ्यूल यही है। तो लेकिन न्यूक्लियर पावर जनरेशन भी एलिजिबल नहीं है फंड करने के लिए। डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन, जलाने वाला काम बिल्कुल खत्म है। लैंडफिल प्रोजेक्ट्स बिल्कुल इनको नहीं कर सकते आप। अल्कोहल, वेपन्स, टोबैको, गेमिंग और पाम ऑयल इंडस्ट्रीज, यू कैन नॉट फंड देम। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जनरेटिंग एनर्जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हमने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पढ़ा, लेकिन वो वाले रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो बेसिकली बायोमास से, बायो एनर्जी प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं, बायोमास एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट, और वो बायोमास भी कहाँ से आ रहा है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज में से फीड स्टॉक है। समझ रहे हैं आप, यानी कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर कोई नेशनल पार्क है, वहां से आप उठा के फीड स्टॉक लेके आ रहे हैं और उसका बायोमास है और उससे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो वो वाले रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एलिजिबल नहीं है। और हाइड्रो पावर प्लांट्स लार्जर देन 25 मेगावाट, वो एक्सक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड कौन से हो गए, लेस देन, स्मॉलर देन 25 मेगावाट्स। तो ये यूपीएससी प्लेज हियर एंड देयर, इन सारे जो इससे खेल सकता है यूपीएससी। न्यूक्लियर पावर जनरेशन आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल तो समझ ही जाएंगे ना, क्यों देगा ये वाला एग्जाम्पल, तो कॉमन सेंसिकल है। तो ये कहीं कहीं चीजें आप याद रखेंगे। ग्रीन फाइनेंसिंग वर्किंग कमेटी, तो ये बेसिकली ग्रीन फाइनेंसिंग वर्किंग कमेटी होगी, वो सपोर्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। ये जो ग्रीन फाइनेंसिंग वर्किंग कमेटी है, ये एक्चुअल में सिलेक्ट करेगी और इवेल्युएट करेगी कि कौन से प्रोजेक्ट्स एलिजिबल हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी के बारे में, क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसको जो चेयर करेंगे वो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होंगे, तो वो ऑफ कोर्स डिसाइड करेंगे विच प्रोजेक्ट्स आर एलिजिबल विच आर नॉट। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जो अगर हम GFWC का अगर हम कॉम्पोजिशन देखें, तो इसमें जो भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को, उस डिपार्टमेंट के लोग होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, तो अगर इसके कॉम्पोजिशन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए। नीति आयोग भी एक मेंबर है, नीति आयोग भी के भी लोग होंगे। ओके, फिनेंस मिनिस्ट्री के बजट डिवीजन के लोग होंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंस सेक्रेटेरिएट होगा। तो मैंने क्या क्या बोल दिया, मैंने नीति आयोग बोल दिया जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बोल दिया, मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट भी GFWC का पार्ट है, फिनेंस मिनिस्ट्री का बजट डिवीजन। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही में ये जो GFWC है, ये एनुअल रिपोर्ट को भी सरकार को सबमिट करेगा कि अच्छा जो प्रोजेक्ट्स हमने फंड किए थे ग्रीन बॉन्ड के पैसे से, उनका स्टेटस क्या है, वेयर आर दे हेडिंग, हाउ गुड आर दे डूइंग एंड ऑल ऑफ दैट तो ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सबमिट की जाएंगी। ओके, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का जो भी प्रोसीड्स होंगे, है ना, जो पैसे होंगे आपको बोरो किए, आपने किए हैं बेसिकली, जो मिलेंगे आपको, उनको डिपॉजिट किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ओके, फिर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के फंड्स हैं, दे वुड बी मेड अवेलेबल फॉर एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो ये भी प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल है, इट विल कीप अ ट्रैक ऑफ दीज प्रोसीड्स।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बाकी आगे कुछ भी ऐसा नहीं है। एडवांटेजेस ये है कि नेट जीरो टारगेट को अचीव करने के लिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मुझे लगा कि मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है। बाकी आप खुद से पढ़ सकते हैं, कुछ भी ऐसे घिसे पिटे से पॉइंट लिखे हुए हैं, नथिंग मच योर कि लेवराज ग्रीनियम। ओके, कि क्या होता है कि जब हमें कोई कहता है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर दीजिए, ये कई बच्चों की स्कूलिंग के लिए यूज होगा जो स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम खुद से देते हैं ना कि ठीक है कोई बात नहीं आप और ले लीजिए, है ना। तो वी आर रेडी, हमें लगता है कि अगर इसका सोशल इम्पैक्ट अच्छा होगा तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हैं। वैसे ही जब हमें कोई कहता है कि इसका इम्पैक्ट जो है सस्टेनेबल होगा, है ना, किसी अच्छी चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, ग्रीन चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है, अर्थ सेव होगी, प्लानट सेव होगा, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो वैसे ही जब हमें पता है कि ग्रीन एरियाज में एक्स्ट्रा पे करने के लिए लोग तैयार हैं, इन्वेस्टर्स तैयार हैं, दे विलिंग टू पे एक्स्ट्रा, तो उसको लेवराज क्यों ना किया जाए। तो वही ग्रीन बॉन्ड थोड़े से महंगे जरूर हो सकते हैं, बट सिंस पीपल आर रेडी, इन्वेस्टर्स आर रेडी, सो व्हाई नॉट लेवरेज इट। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।